Good morning to all of students. Chapter 12 Electricity, Part number 15. एक और अच्छा टॉपिक है चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड हीट एनर्जी। देखिए, सबसे पहले तो एक बार थोड़ा हम समझ लेते हैं चीज़ को, उसके बाद इसका छोटा सा डेरिवेशन हम करेंगे। जैसे आप लोग देखते हैं कि हम अपने घर में ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, क्लियर। तो क्या दिखाई देता है, करंट फ्लो होगा, जिसकी वजह से ये बल्ब ग्लो होना शुरू होगा, क्लियर। जब आप बैटरी जिसकी ताकत कितनी V वोल्ट है, जिसकी वजह से मान लीजिए I करंट फ्लो होता है इस बल्ब में, तो आप क्या देखते हैं, वो बल्ब ग्लो होता है, लाइट देनी शुरू करता है। इसके साथ साथ वहाँ पे एक इफेक्ट और देखने को मिलता है। अगर कभी आप उस बल्ब को टच करेंगे हाथ से, तो वो गर्म भी फील होगा आपको, यानी कि वहाँ पे जो बल्ब की सरफेस है, बल्ब का जो ग्लास है, वो हीट भी मिलेगा आपको, गर्म मिलेगा आपको। और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे घरों के अंदर आप लोग इलेक्ट्रिक हीटर का यूज़ करते हैं। ऐसे वाइंडिंग्स जो हैं इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर बनी रहती हैं, उसको भी जब आप वोल्टेज से घरों में सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, तो वो भी हीट एनर्जी आप लोगों को देता है, गर्म होता है, क्लियर। तो इस तरह से करंट की वजह से अलग अलग इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि करंट की वजह से लाइटनिंग इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है, करंट की वजह से हीटिंग इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है, करंट की वजह से मैग्नेटिक इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है, जो कि नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आप लोग स्टडी करेंगे। देखिए, बेसिकली होता क्या है कि जिस बल्ब को आपने ये सप्लाई दी है, जिसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि इस बैटरी की वजह से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पे दो फॉर्म के अंदर वो कन्वर्ट हो रही है। एक, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस बैटरी की हेल्प से आपने दी है, उसका कुछ पार्ट तो लाइट में कन्वर्ट हो जाता है और उसका कुछ पार्ट हीट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि सराउंडिंग्स के अंदर निकल जाता है, क्लियर। तो इस वजह से हमने यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट देखा, जो अभी हीटर के अंदर भी देखने को मिला आपको। तो वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में ही कन्वर्ट होती है। बेसिकली होता यही है कि कंडक्टर को आप वोल्टेज देते हैं, उसका कुछ रेजिस्टेंस होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराते हैं, कोलिजन होता है, एक तरह से फ्रिक्शन आप कह सकते हैं, वहाँ पे फ्रिक्शन देखने को मिलेगा। और फ्रिक्शन जहाँ होगा वहाँ पे आप कह सकते हैं हीट एनर्जी देखने को मिलेगी। आप सिंपली देखते हैं ना, गाड़ी रोड पे चलती है, टायर और रोड के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। जब मोशन होता है तो वहाँ पे भी हीट एनर्जी डेवलप होती है। तो सेम ऐसे ही है, आपके पास में कोई कंडक्टिव मटेरियल है या फिर कोई रेजिस्टिव मटेरियल है, जब उसके अंदर करंट फ्लो होगा तो उसकी वजह से जो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, कोलिजन होगा, उनके बीच में फ्रिक्शन होगा, और इसी वजह से वहाँ पे हीट एनर्जी भी डेवलप होगी, क्लियर। अब देखिए, इसका थोड़ा सा हम फॉर्मूला जानते हैं कि हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या है।
तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि हीट एनर्जी को H से रिप्रेजेंट किया जाता है, चाहे इसको आप सिंपली हीट कहो या फिर इलेक्ट्रिकल हीट एनर्जी कहो, H से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेरिवेशन समझने के लिए हमने एक छोटा सा केस कंसिडर किया है कि ये कोई रेजिस्टर है जिसको आपने V वोल्ट क्लियर बैटरी से कनेक्ट किया है और इसकी वजह से करंट I फ्लो हो रहा है। ये एम्पियर मीटर लगाया हुआ है करंट को मेजर करने के लिए, और इसके अक्रॉस वोल्टेज अगर आपको चेक करनी है तो ये वोल्ट मीटर आपने लगाया है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हमने एज्यूम की है वो यहाँ पे लिख दी है। और मान लिया कि अब ये जो रेजिस्टर प्योर रेजिस्टिव सर्किट आपको दिखाया गया है, इसके अंदर स्टेडी करंट, स्टेडी का मतलब एक कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है। कितनी देर के लिए हो रहा है? मान लीजिए टी टाइम के लिए। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए जैसे ये आपके पास में कोई हीटर की वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, उसको आपने बैटरी से कनेक्ट किया है जिसकी वजह से करंट I फ्लो हो रहा है, और उसके अक्रॉस वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है जो वोल्टेज शो करेगा, और करंट मेजर करने के लिए एम्पियर मीटर उसके सीरीज में हमने लगा दिया है। और मान लीजिए हमने 5 मिनट के लिए उस हीटर को ऑन रखा, यानी कि यहाँ पे टी कितना 5 मिनट हो गया, ड्यूरेशन कितनी देर के लिए ऑन रखा, तो यहाँ पे 5 मिनट ना लेकर के हमने बोल दिया कि टी टाइम के लिए, टी समय के लिए, टी सेकंड्स के लिए उस हीटर को हमने ऑन रखा। तो सबसे पहले आपको जो है एनर्जी चाहे कैसी भी हो, चाहे आपने फिजिक्स के अंदर 9th क्लास में स्टडी की हो, चाहे अब आप लोग स्टडी कर रहे हो, तो एनर्जी कैसी भी हो उसका बेसिक फॉर्मूला रहता है पावर इनटू टाइम। एनर्जी या फिर वर्क डन कहो, वर्क डन और एनर्जी दोनों ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ हैं, तो इन दोनों का फॉर्मूला सेम ही रहता है। वर्क डन या एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? पावर इनटू टाइम। अब देखिए कोई भी आपके पास में, अब हम तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, क्लियर? तो वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा अगर वो टी टाइम, टी समय के लिए ऑन रहता है तो। ठीक है, तो जैसे मान लो आपने कहा कि हीटर है वो 1000 वाट का है, क्लियर, और वो 10 सेकंड के लिए ऑन रहता है, तो आप कहेंगे कितनी एनर्जी उसने कंज्यूम की, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे वाट सेकंड, यानी कि इतने जूल, वाट और सेकंड मिलकर के जूल। ठीक है, तो 1000 की आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 जूल उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की। क्लियर? क्योंकि वो ये एनर्जी की बात करें हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये इलेक्ट्रिकल पावर है, कितने टाइम के लिए वो चीज़ ऑन रही, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कंजम्पशन निकल करके आ जाएगी कि उतने समय में उसने कितनी बिजली खर्च की। अब हम आगे लिख सकते हैं कि ये जो एनर्जी है जो हमने सप्लाई की है, ये एनर्जी कैसे, अगर ये ऊपर सीरीज आपको सर्किट में रेजिस्टर दिखाया है तो उस रेजिस्टर के अंदर एज ए हीट, यानी कि मैंने पहले ही बताया कि आप उसको हीटिंग एलिमेंट मानिए, हीटर की वायर हीटर का एलिमेंट मानिए। ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ अपना रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, वो एज ए रेजिस्टर बिहेव करेगी। तो रेजिस्टर में हमेशा आपको हीट देखने को मिलेगी जब करंट फ्लो करेगा। क्लियर? तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से हीट एनर्जी उसको आपने एच से रिप्रेजेंट कर दिया। पावर का फॉर्मूला आप पहले ही देख चुके हैं, V इंटू आई रहता है, और टाइम टी सेकेंड, स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कीजिएगा इसको आप। तो हीट एनर्जी की आपके पास में एक तो ये डेफिनेशन आ गई कि हीट एनर्जी अगर किसी रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज V है, करंट उसके अंदर I फ्लो हो रहा है और T टाइम के लिए उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला हुआ H इज इक्वल टू VIT। अब ओम्स लॉ का यूज करते हुए आप जो है वैल्यू पुट कर सकते हैं। एक बार V की जगह पे IR पुट कर दो जो इक्वेशन 2 है उसके अंदर, और एक बार I की जगह पे V/R पुट कर दो, तो आपके पास में दो रिलेशन और मिल जाएंगे। जब आपने V की जगह पे IR पुट किया तो ये आपके पास में फॉर्मूला आ गया I² RT। I की I से मल्टीप्लाई करोगे तो I² हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में R है और साथ में T पहले से ही मौजूद है।
तो इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इस इक्वेशन 3 को ही कहा जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्लियर? एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये लॉ दिया और इसी वजह से आप कह सकते हैं कि एनर्जी है उसकी यूनिट जूल के अंदर आप मेजर करते हैं। क्लियर? और दूसरा, जब आप I की जगह पे V/R पुट करेंगे, I की जगह पे क्या V/R पुट करेंगे उसी इक्वेशन 2 के अंदर, तो हमारे पास में एक फॉर्मूला और बन गया। इस V की V से मल्टीप्लाई होगी V², नीचे R था ही, तो V² H इज इक्वल टू आप V²/R इंटू T, ये आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? तो ऐसे ये तीनों चारों जो फॉर्मूला आपको बताए गए हैं, ये आपको तब अप्लाई करनी है जब आपको वो चीज़ दी हुई हो। जैसे देखो VIT अगर आपको गिवन है तो आप ऊपर इक्वेशन 2 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जब आपको करंट रेजिस्टेंस और टाइम गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और जब आपको वोल्टेज रेजिस्टेंस और टाइम गिवन है तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। ये सभी आपको मालूम होने चाहिए। यूनिट पहले ही बताई जा चुकी है और एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको आप करके दिखाइएगा कि 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। देखो जो फॉर्मूला है, अब इसमें हीट की वैल्यू दे रखी है और रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 4 ओम। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, V की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो दाएं बाएं जो अबो 3 इक्वेशन जो बनी है उनको आप रीअरेंज कीजिएगा। क्लियर? जैसे मान लो आपको H इक्वल टू VIT दे रखा है। क्लियर? अब V निकालना है तो IT को इसके नीचे भेज दीजिएगा, यानी कि H/IT और इस साइड क्या बचेगा V। तो V इक्वल टू H/IT ये हो गया आपके पास में। तो ऐसे आप रीअरेंज कीजिएगा और कोई डाउट है तो पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज के लिए इतना ही।